हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या हमारे देश में लोकतंत्र को खतरे में बताने वाले नेताओं से ही लोकतंत्र को सबसे ज्यादा खतरा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यह ऐलान किया है कि वो दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन और शाहरुख पठान को विधानसभा के चुनाव में अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाएगी। इनमें ताहिर हुसैन दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ेगा, जहां 40% मुस्लिम वोटर्स हैं और 55% हिंदू वोटर्स हैं। शाहरुख पठान दिल्ली की सीलमपुर सीट से चुनाव लड़ सकता है, जहां 57% मुस्लिम वोटर्स हैं और सिर्फ 40% हिंदू वोटर्स हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के लिए मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा भी की है और उनका कहना है कि वो ताहिर हुसैन जैसे और भी कई उम्मीदवारों को अपनी पार्टी से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में टिकट देंगे, उन्हें चुनाव लड़वाएंगे। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का वही मास्टरमाइंड है जिसके घर की छत से पुलिस को पेट्रोल बम, तेजाब, पत्थर और गुलेल मिले थे। उन पर यह भी आरोप है कि ताहिर हुसैन ने ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक सुरक्षा सहायक अंकित शर्मा की इन्हीं दंगों में खुलेआम हत्या करवाई थी और पुलिस को अंकित शर्मा का शव पास ही के एक नाले से बरामद हुआ था और अंकित शर्मा के शव पर चाकू से हमले के कम से कम 12 निशान मिले थे। बहुत निर्मम हत्या उस समय इस लड़के की गई थी। ताहिर हुसैन के घर में खुद गया था जब ये दंगे चल रहे थे। मैं उन दंगों की रिपोर्टिंग करने के लिए गया था। ताहिर हुसैन के घर पर मैंने जाकर देखा, ताहिर हुसैन की छत पर जाकर देखा और वहां जाकर यह पता चला कि उस समय जो दंगे हो रहे थे, उस समय जो पत्थर बरसाए जा रहे थे, बोतलें शीशे की बरसाई जा रही थी, उन सब की जो तैयारी है वो ताहिर हुसैन के घर की छत से चल रही थी। वो सारे हमले यहां से हो रहे थे और इसके घर पर यह सारा सामान बरामद हुआ था। बाद में ताहिर हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली दंगों के पोस्टर बॉय शाहरुख पठान को भी सीलमपुर सीट से टिकट देना चाहती है। दिल्ली में उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने शाहरुख पठान के परिवार से मुलाकात की और कहा कि अगर जेल में बंद शाहरुख पठान चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर उसे टिकट जरूर दिया जाएगा। अब शाहरुख पठान कौन है? यह वही दंगाई है जिसे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पर पिस्टल लहराकर जिसने फायरिंग की थी। इस मामले में 22 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन अब ओवैसी इस दंगाई को मुस्लिम बाहुल सीट से चुनाव जितवाकर दिल्ली की विधानसभा में भेजना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये भी विधायक बन जाए। अगर किसी एक समाज की सियासी लीडरशिप अगर कोई बर्दाश्त नहीं करता तो वो मुसलमानों की सियासी लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ताहिर हुसैन के नाम का ऐलान किया तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। ताहिर हुसैन का नाम का ऐलान किया तो सबके सर में दर्द शुरू हो गया। अरे जिसके पेट में दर्द हो रहा है, जिसके सर में दर्द हो रहा है, क्या तुम भूल गए कि तुम ताहिर हुसैन की घर की छत पर बैठकर कितने मरतबा ताहिर हुसैन ने तुमको खाना खिलाया था? क्या तुम भूल गए कि ताहिर हुसैन की छत पर बैठकर तुमने क्या क्या गुफ्तगू की थी? आज कोई नहीं पलट कर पूछता उस घर की तरफ। हमारे स्थानीय जो संगठन है उसने इस बारे में विचार करने को कहा है कि क्या शाहरुख पठान को हम टिकट दे सकते हैं या कैंडिडेट बना सकते हैं क्या। तो उसके बाद ये चर्चा होने लगी है, लेकिन अभी तक हमने अपने आंतरिक डिस्कशन में उस बात को नहीं लाया है। आला कमान इस पर विचार करेगा। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कांग्रेस भी दिल्ली दंगों की आरोपी इशरत जहां को दिल्ली की ओखला सीट से टिकट देना चाहती है और राहुल गांधी ने खुद इस मामले में अपना दखल दिया है। ओखला वही सीट है, वही विधानसभा क्षेत्र है जहां 53% मुस्लिम वोटर्स हैं और 45% हिंदू वोटर हैं और दिल्ली का शाहीन बाग इलाका भी इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। इशरत जहां को इस मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने हिंसक भीड़ को पुलिस पर हमले के लिए
उकसाया था। दिल्ली दंगों में कुल मिलाकर 53 लोग मारे गए थे, जिनमें 13 हिंदू थे और 40 मुसलमान थे। इन दंगों में 22 साल के एक लड़के शाहिद खान अलवी की भी मौत हो गई थी, जो एक गरीब ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। और इन्हीं दंगों में 24 साल के अशफाक हुसैन की भी हत्या कर दी गई थी, जो एक बहुत ही साधारण परिवार से था और उसे 5 गोलियां लगी थी। हमारे ये तमाम नेता चाहते तो वो इन लोगों के परिवारों से भी किसी को टिकट देकर उन्हें चुनाव में अपना उम्मीदवार बना सकते थे। यानी जिन लोगों ने इन दंगों में अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, जो इन दंगों का शिकार हुए, क्या उन परिवारों को टिकट नहीं मिल सकता था? लेकिन किसी भी पार्टी ने इसके बारे में नहीं सोचा। आरोपियों को तो टिकट दिया जा रहा है। दंगे के जो आरोपी हैं, जिन्होंने दंगे करवाए, जिन्होंने हत्याएं करवाई, उन्हें पार्टियां टिकट देने के बारे में सोच रही हैं और सोचती हैं कि जीत भी जाएंगे। लेकिन जो लोग मारे गए, जो सबसे बड़े शिकार थे इस दंगे के, उनके बारे में ये पार्टियां नहीं सोचती। उनके परिवारों में से उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। इनमें भी अशफाक हुसैन का परिवार उसी मुस्तफाबाद से था जहां से टिकट दिया गया है ताहिर हुसैन को। लेकिन ओवैसी की पार्टी ने इन दंगों में मारे गए अशफाक हुसैन के परिवार की जगह उस तारिक हुसैन को मुस्तफाबाद से अपना उम्मीदवार बनाया, जिस पर दंगे कराने का सबसे बड़ा आरोप है। और यह बात हमारे नेताओं को आज कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन सच यह है कि इन दंगाइयों को सिर्फ इनके धर्म के कारण टिकट दिया जा रहा है। हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां ध्रुवीकरण करके, तुष्टीकरण करके चुनाव जीतना चाहती हैं और इसी मंशा से वो ऐसे दंगाइयों को, अपराधियों को, संदिग्ध आतंकवादियों को चुनाव में टिकट देती हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और पार्टी कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, याद कीजिए अप्रैल 2009 में उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर जूता फेंकने वाले जर्नैल सिंह वर्ष 2015 में आम आदमी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़कर विधायक बन गए थे। ऐसा व्यक्ति जिसने होम मिनिस्टर पर जूता फेंका, उसे टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने और वो जीत भी गया। वो सिख धर्म से था। वर्ष 2014 में इमरान मसूद ने कहा था कि वो नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी एक कर देंगे, बोटी बोटी कर देंगे, और आज वो कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा भी आज पंजाब के फरीदकोट से लोकसभा के सांसद हैं। और इस देश में क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन से आतंकवादी अफजल गुरु का भाई जम्मू कश्मीर में लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है। टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार हुए राशिद इंजीनियर और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह भी आज लोकसभा के एमपी हैं। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश के नेता चुनाव जीतने के लिए ऐसे दंगाइयों और आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनसे उनके समुदाय में यह संदेश जाए कि पूरा की पूरा समुदाय उनके साथ है। और आज दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी बिल्कुल यही हो रहा है। अब हम आपको यह बताएंगे कि दिल्ली में 2100 रुपए का शगुन अरविंद केजरीवाल के लिए अपशकुन तो नहीं बन जाएगा। आज क्रिसमस के मौके पर आम आदमी पार्टी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अरविंद केजरीवाल का एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें केजरीवाल सेंटा क्लॉज बनकर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का तोहफा दे रहे हैं। लेकिन अब इसी वीडियो पर दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों ने सवाल उठा दिए हैं और लोगों को बाकायदा अखबार में इश्तेहार देकर सावधान रहने के लिए कहा है। दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने आज देश के सभी हिंदी और अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय अखबारों में एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें लिखा है कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना अब तक अधिसूचित नहीं हुई है और इसलिए इन सभी योजनाओं के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोग सावधान रहें। इसमें यह भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति महिलाओं को ऐसी किसी भी योजना के माध्यम से हर महीने 2100 रुपए देने का दावा करता है और इसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराता है, तो उस व्यक्ति से सावधान रहें
क्योंकि दिल्ली में ऐसी कोई योजना है ही नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है। अखबार का एक इश्तिहार मैं आज लेकर आया हूं, आपको पढ़कर सुनाता हूं। यह आज ही का अखबार है, हिंदी का एक, जिसमें ऐसा इश्तिहार छपा है। और कई अखबारों में, देश के सभी बड़े अखबारों में आज इस तरह के जो सार्वजनिक सूचना जो है, इसे इश्तिहार तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सार्वजनिक सूचना छापी गई है दिल्ली के लोगों के लिए। अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। यह सूचना महिला और बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार के संयुक्त निदेशक की तरफ से छापी गई है। इसमें देखिए क्या लिखते हैं वो। दिल्ली सरकार को मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए देने का दावा कर रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। फिर आगे इसमें लिखा है, कोई भी निजी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी जो इस योजना के नाम पर फॉर्म आवेदन एकत्रित कर रहा है या आवेदकों से जानकारी इकट्ठा कर रहा है, वो धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास ये करने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली के सामान्य नागरिकों से को यह सलाह दी जाती है कि वो इस गैर मौजूद योजना के झूठे वादों को ना माने, क्योंकि ये भ्रामक हैं और बिना किसी प्राधिकरण के हैं। सामान्य जनता से यह अनुरोध किया जाता है कि वो किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत विवरण देने से सतर्क रहें, ताकि भविष्य में किसी भी धोखाधड़ी या डेटा उल्लंघन से बचा जा सके। महिला और बाल विकास विभाग किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो ऐसी अनैतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो। यानी लोगों से साफ ये कह दिया गया है, ये जो 2100 रुपए देने की योजना केजरीवाल ने शुरू की है, ऐसी कोई योजना का प्रावधान दिल्ली सरकार में नहीं है, ना ही ऐसी योजना कोई शुरू हुई है। और जो भी आपका डेटा ले रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है और आपसे कह रहा है कि 2100 रुपए आपको मिलेंगे, ये सब गैर कानूनी है और आप इससे सतर्क रहिए। अपना कोई डेटा, अपने बारे में कोई जानकारी ऐसे लोगों को मत दीजिए। ये लोग आपकी जानकारी लेने के लिए या रजिस्ट्रेशन करने के लिए अधिकृत नहीं है, और अगर आपने ऐसा किया और आपके साथ धोखा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये दिल्ली के लोगों के लिए अखबार में छपी अधिसूचना है, जिसे दिल्ली की ही सरकार ने जारी किया है। इस विज्ञापन के बाद लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली सरकार का अपना विभाग ही इस योजना के खिलाफ इस तरह का विज्ञापन अखबार में कैसे दे सकता है। तो इसका जवाब यह है कि अरविंद केजरीवाल जिस योजना के तहत दिल्ली की 45 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वो योजना अभी तक इस विभाग के पास आई ही नहीं है। और यही कारण है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की समीक्षा के बाद लोगों को गुमराह होने से बचाने के लिए सरकार के इस विभाग ने ऐसी योजनाओं के खिलाफ यह सार्वजनिक विज्ञापन जारी किया है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि इन विज्ञापनों को जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अगर मैं आपको पढ़कर बताऊं तो ये संयुक्त निदेशक महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से विज्ञापन दिया गया है। यानी अब आतिशी जो कह रही हैं अगर वो सही है तो वो अपने ही दिल्ली सरकार के एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेंगी जिसने ये विज्ञापन दिया है। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरे तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही, इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। आज अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है। दिल्ली सरकार का ये नोटिफिकेशन है इस कैबिनेट डिसीजन का। ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान ही किया है
अभी तक तो ये सिर्फ ऐलान है, दिए नहीं है। लेकिन बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने आज से ही 1100 रुपए देने महिलाओं को शुरू भी कर दिए। आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी महिलाओं को यह 1100 रुपए देकर उनका वोट खरीदने की कोशिश कर रही है, जबकि प्रवेश वर्मा का कहना है कि ये जो आई कार्ड महिलाओं को दिए जा रहे हैं, जिन आई कार्ड के आधार पर ये 1100 रुपए दिए जा रहे हैं, ये आई कार्ड उनकी एनजीओ, उनकी एक संस्था राष्ट्रीय स्वाभिमान के नाम से बनाए जा रहे हैं और ये एनजीओ पहले भी इसी तरह लोगों की मदद करता रहा है और अब भी ये एनजीओ गरीब महिलाओं की मदद इस समय कर रहा है। लेकिन आज ये एक चर्चा का विषय बना रहा क्योंकि प्रवेश वर्मा, जो कि दिल्ली से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, उनके पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज उन्होंने अपने घर पर महिलाओं को बुलाया, बहुत सारी महिलाओं को, और उन्हें 1100 रुपए देने शुरू कर दिए। और अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो पैसा दिया जा रहा है ये बीजेपी नहीं दे रही है, बल्कि उनकी जो एनजीओ है वो दे रही है। और ये एनजीओ आज की नहीं है, बल्कि उनके पिता ने इस संगठन को शुरू किया था और वो पहले से ये मदद देते आ रहे हैं। इसलिए अब इन गरीब महिलाओं को ये 1100 रुपए देने की बात अब चल रही है। बबीता सोनी आपका नाम हुआ जी। तो ये फोटो वगैरह आप लेके आए थे घर से? जी जी। और इस पे क्या योजना का लाडली योजना लिखा हुआ है इस पे, तो इसके बारे में कुछ बताया गया था आपको? नहीं, हम वो बोले कि आप लोग का हम मदद करेंगे, कभी भी आप इस ऑफिस में आओगे आपको मदद करेंगे हम लोग। किसने बुलाया था आपको यहाँ पे? वही मोदी का है ना। अच्छा, नहीं तो मतलब घर जाके कोई कार्यकर्ता इनके बुला के लेके आए क्या आपको? हाँ, वो वहीं पे बन रहा है ना, हमारे झुग्गी में। झुग्गी में बन रहा है? क्या नाम है आप, मतलब कहाँ रहती है, कौन सी झुग्गी हम में रहती है? कालीबाड़ी रहते हैं। कालीबाड़ी में रहती है। जी। तो वोट भी आपका वहीं पे है? हाँ, वोट पे वहीं पड़ता है वोट। अच्छा, तो कब बताया गया आपको कि यहाँ पे ये आना है परसों कार्ड लेने के लिए? परसों। जी। और आज आना है ये कहा गया था। हाँ, इसमें क्या क्या मिला आपको एक बार दिखाइएगा। बस वही 1100 रुपए है। 1100 रुपए क्या है इसमें लिफाफे में? हाँ, जरा खोल के दिखाइए एक बार। ये देखिए, ये मैं निकाल देता हूँ आपके लिए। ये देखिए लिफाफा। बच्चे भी हमारे। अच्छा, तो ये जो है इसमें आपको, नहीं तो ये घर पे मिला है आपको? नहीं, यहाँ पे मिला है, घर पे नहीं मिला। नहीं, हाँ, इनके आवास के गेट पे मिला है, दरवाजे पे। तो कुछ फॉर्म वॉर्म भरवाया गया था आपको? हम भरवाए हैं, यही है। वो बोले कि आपके अकाउंट में हर महीने 2500 रुपए आएगा। अच्छा, तो ये क्या आप वोटर आईडी वगैरह सब लेके आए थे आप? ठीक है, इसमें वोटर आईडी पे देखिए बबीता सोनी लिखा हुआ है और पीछे जो है आप एड्रेस देखेंगे तो कालीबाड़ी मार्ग, नई दिल्ली, ये लिखा हुआ। ये आप रख लीजिए अपना सामान, ये आपका लिफाफा है। पहले जाने दे रहे थे वहाँ पे? अभी आए हम तो, हमें पहले का पता नहीं। किनका आवास है वो? घर किनका है? तो आज ही आए। पता नहीं किसका घर है, अपने नेता का घर है। अच्छा, ये देखिए इनके पास भी आपको लिफाफा दिखेगा। जा रही हैं महिलाएं। हालांकि हमारी ऐसी कोई इंटेंट नहीं है कि लोग परेशान हों, क्योंकि तमाम तरह की जो है चुनावों के दौरान इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से एफर्ट लगाया जाता है वोटरों को अपनी तरफ रिझाने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। ये फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी द्वारा राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था का निर्माण आज से लगभग 25 वर्ष पहले किया गया था और उसमें जो गुजरात में भूकंप आए वहाँ पर हमने 2 गांव का निर्माण किया। 2000 से ज़्यादा
हमने वहाँ पर मकान बनाए और उसके बाद में उड़ीसा में जो साइक्लोन आया वहाँ पर हमारी संस्था ने, मेरे पिताजी ने, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने 4 गांव वहाँ पर बसाए। मेरी संस्था बहुत पुरानी है और बहुत ही वर्षों से मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया, संस्कार दिए कि जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, जो भी गरीब होते हैं, उनकी मदद करनी है। एक बात से मुझे खुशी है कि कम से कम मैं यहाँ पे शराब नहीं बांट रहा हूँ। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली में बांट रहे थे, जब दिल्ली में कोविड था, दिल्ली के लोग उनसे दवाई मांग रहे थे, हॉस्पिटल मांग रहे थे, तब दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वो दिल्ली में शराब बांट रहे थे, 1 बॉटल के बदले में 1 बॉटल फ्री दे रहे थे। जब हम उनसे हॉस्पिटल मांग रहे थे तब वो अपना शीश महल बना रहे थे। तो आज मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूँ। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूँ। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। अब देखिए, दोनों तरफ से पैसे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी पैसे का ही लालच दे रहे हैं और अगर बीजेपी को जीतना है तो हो सकता है वो भी आगे चलकर इसी तरह की योजनाओं पर काम करे। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ है, महाराष्ट्र में भी यही हुआ है। महिलाओं को लेकर नई नई योजनाएं, और महिलाओं को जब इन योजनाओं के तहत सीधा पैसा दिया जा रहा है, इसे जीत की एक पक्की गारंटी आजकल माना जाता है। आज जब हमारे देश में चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण और मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की राजनीति हो रही है, जब बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री अपने आप को शासक समझने लगते हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुशासन दिवस के मौके पर देश के लोगों को यह बताया कि बीजेपी की सरकारें बाकी पार्टियों की सरकारों से अलग कैसे हैं। उन्होंने कहा है, हम अलग इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री शासन में नहीं बल्कि सेवा में विश्वास करते हैं और इसीलिए जनता उन्हें बार बार चुनती है। जब एक देश एक राशन कार्ड जैसी देशव्यापी सुविधाएं लोगों को मिली, साथियों, सुशासन का मतलब ही यही है कि अपने ही हक के लिए नागरिक को सरकार के सामने हाथ फैलाना न पड़े, सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। और यही तो सैचुरेशन की 100% लाभार्थी को 100% लाभ से जोड़ने की हमारी नीति है। मैं दावे से कहता हूं, देश में जब जब भाजपा को जहां जहां भी सेवा करने का अवसर मिला है, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के जनहित के, जन कल्याण के और विकास के कामों में सफलता पाई है। हमारे देश में लोकतंत्र के जरिए चुनाव जीतने के बाद जब पार्टियों को सत्ता मिलती है तो इन सत्ता पर बैठने वाले हमारे नेता, इस कुर्सी पर बैठने वाले नेता इस सत्ता को अपना सिंहासन बना लेते हैं, जिसमें वो स्वयं को राजा मानने लगते हैं और जनता को प्रजा समझने लगते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का यही कहना है कि वो इस राजनीतिक परंपरा को खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जिसमें सत्ता को सिंहासन नहीं बल्कि जन सेवा का एक माध्यम माना जाए। और हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो अपने आप को शासक न मानकर सेवक माने। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक ही कहते हैं। अब हम आपको उस पुस्तक के बारे में बताएंगे जिसका भारत में 36 वर्षों के वनवास के बाद अब दोबारा से उसकी वापसी हो रही है। ये 36 वर्ष का वनवास अब उसका समाप्त हुआ है और ये पुस्तक आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। इस पुस्तक का नाम है द सैटेनिक वर्सेस। ये बड़ी मशहूर पुस्तक है, इस पर बड़ी राजनीति हुई है। इसे ब्रिटेन के मशहूर उपन्यासकार
सलमान रुश्दी ने, नाम तो आपने सुना ही होगा, सलमान रुश्दी ने वर्ष 1988 में लिखा था। और यह एक ऐसी पुस्तक है जिसके कारण 34 साल बाद वर्ष 2022 में सलमान रुश्दी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। यानी इस पुस्तक को लिखने के 22 साल बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ। पूरी दुनिया में इसे सबसे विवादित पुस्तकों में से एक माना जाता है, जिसे मैं अभी अपने हाथ में लेकर खड़ा हूं। और इसका कारण यह है कि इसमें इस्लाम धर्म को लेकर कई टिप्पणियां की गई हैं, जिसे लोगों ने कहा कि ये विवादित टिप्पणियां हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं। बहुत सारे लोग तो शायद इस पुस्तक को हाथ भी नहीं लगाना चाहेंगे। हाथ लगाने से भी लोगों को डर लगेगा। ऐसी पुस्तक है जिसे मैं लेकर इस समय अपने स्टूडियो में खड़ा हूं। और मैं इस पुस्तक में लिखी बातें आपको पढ़कर तो नहीं बता सकता, क्योंकि बात फिर बहुत आगे तक निकल जाएगी, बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो जाएगी। लेकिन संक्षेप में आपको इस पुस्तक का सार जरूर बता सकता हूं। इस पुस्तक में सबसे बड़ा विवाद कुछ पात्रों के नामों को लेकर है, और इनमें भी एक पात्र ऐसा है जो बार बार सपने देखता है और इस्लाम धर्म की मान्यताओं पर सवाल उठाता है। सलमान रुश्दी पर आरोप लगते हैं कि इस पात्र के जरिए ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय की आस्थाओं और संवेदनशील प्रसंगों की आलोचना की और कुरान के दिव्य स्वरूप पर शक जताने की कोशिश की। क्योंकि बड़ा आसान है कि आप पहले एक पात्र बना दीजिए और फिर कहिए कि वो सपने देखता है, और वो सपने में कुछ भी देख सकता है। वो सपने आपत्तिजनक भी हो सकते हैं, उन सपनों में किसी का अपमान भी हो सकता है। और यही बात इसमें बताई गई है। जो आरोप लगाने वाले हैं कि इस किताब में इस्लाम धर्म का अपमान हुआ है और उन्होंने इस पुस्तक में पैगंबर मोहम्मद साहब का घोर अपमान किया है। हालांकि सलमान रुश्दी इन आरोपों को हमेशा से गलत बताते आ रहे हैं। वो कहते हैं कि धार्मिक पुस्तकों को हर तरह की वैचारिक चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। 36 वर्ष पहले, वर्ष 1988 में जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तब कुछ समीक्षाओं के आधार पर ही दुनिया ने सलमान रुश्दी को इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया था। सोचने वाली बात यह है कि भारत इस पुस्तक के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश था। उस समय भारत में राजीव गांधी की सरकार थी और भारत के एक बड़े वर्ग ने उनसे यह पूछा था कि जब मुस्लिम देशों में भी इस पुस्तक की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगा, तब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी इस पुस्तक के आयात पर बैन कैसे लगा रहा है। इस फैसले के पीछे कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। उस समय राजीव गांधी की सरकार के पास देश में पूर्ण बहुमत था। ना तो उन्हें किसी की समर्थन की जरूरत थी, ना कोई पार्टी उनकी सरकार को गिरा सकती थी। देश के 514 सांसदों में 404 सांसद उनके थे। सोचिए कितनी जबरदस्त मेजॉरिटी थी, और उनके सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी जिसके कारण वो इस पुस्तक के आयात पर कोई रोक लगाते। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए इस पुस्तक पर बैन लगा दिया, जिसके खिलाफ सलमान रुश्दी ने तब राजीव गांधी के नाम एक खुला पत्र लिखा था। उस पत्र की कॉपी भी आज मैं लेकर आया हूं, और यह पत्र जो है 19 अक्टूबर 1988 को द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित भी हुआ था। इस पत्र में सलमान रुश्दी न सिर्फ राजीव गांधी पर सवाल उठाते हैं, बल्कि इस बात पर भी हैरानी जताते हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में कैसे इस तरह से उनकी किताब को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें उन 2 मुस्लिम सांसदों का जिक्र उन्होंने किया जिन्होंने इस पुस्तक पर बैन लगाने की मांग की थी। और वो 2 मुस्लिम सांसद कौन थे, आप जानना चाहेंगे, जिन्होंने कहा था कि इस पुस्तक पर बैन लगना चाहिए? उनके नाम हैं सैयद शहाबुद्दीन और खुर्शीद आलम खान। इनमें खुर्शीद आलम खान आजकल के कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के पिता थे और उस समय वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे। इस चिट्ठी में तब सलमान रुश्दी ने यह भी लिखा कि राजीव गांधी की सरकार को इस बैन के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। और उनके 2-3 लाइन मैं पढ़ देता हूं इस किताब से। मेरी पुस्तक द सैटेनिक वर्सेस पर 2 या 3 मुस्लिम राजनेताओं की आलोचना के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया, जिनमें सांसद सैयद शहाबुद्दीन और सांसद खुर्शीद आलम खान भी शामिल थे। मैं इन्हें
अतिवादी और यहां तक कि कट्टरपंथी कहता हूं, जिन्होंने मुझ पर और मेरे उपन्यास पर हमला किया और कहा कि वास्तव में उन्हें इस किताब को पढ़ने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। ऐसा सलमान रुश्दी ने लिखा है। फिर वो आगे कहते हैं, जैसा कि मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि शहाबुद्दीन, खुर्शीद आलम खान और उनके सहयोगियों को मेरे उपन्यास से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए असली मुद्दा है मुस्लिम वोट। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप किस तरह के भारत पर शासन करना चाहते हैं? ये एक समावेशी समाज होगा या फिर दमनकारी समाज? ये सलमान रुश्दी ने राजीव गांधी से पूछा। एक बात उन्होंने पते की कही और उन्होंने बस ये कहा कि शहाबुद्दीन को और खुर्शीद आलम खान को मेरी किताब से कोई वास्ता नहीं। असल में पूरी राजनीति है मुसलमानों के वोट लेने की, कि अगर इस किताब पर बैन लगा देंगे तो मुसलमान खुश हो जाएंगे और फिर वो राजीव गांधी को वोट दे देंगे। इस आलोचना के बाद राजीव गांधी की सरकार ने सलमान रुश्दी के भारत आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिसे वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने हटाया और संयोग से आज वाजपेयी जी की ही 100वीं जयंती है और आज ही उनका जन्मदिन है। आज हमारा सवाल यह है कि इस देश में क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर न जाने कितनी फिल्में, गानों और पुस्तकों में हिंदी देवी देवताओं का उतना ही अपमान किया गया और मजाक उड़ाया गया। लेकिन उस समय हमारी सरकारों ने इन फिल्मों पर, इन गानों पर और इन पुस्तकों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए? याद कीजिए, वर्ष 1971 में एक गाना आया जिसके बोल थे, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। यह गाना भी कांग्रेस की सरकार में ही आया था, लेकिन इस पर कभी बैन नहीं लगा, जबकि इसमें हरे राम हरे कृष्णा कहा गया है। और ये नशे के ऊपर गाना बना हुआ है कि दम मारो दम, जिसमें लोग नशा कर रहे हैं। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने से 1 साल पहले और इस किताब को लिखे जाने से कुछ साल पहले वर्ष 1983 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जाने भी दो यारो। इस फिल्म में महाभारत के प्रसंगों को गलत तरीके से पेश किया गया था और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी खुलेआम, लेकिन इस पर भी कभी कोई बैन नहीं लगा। इसी देश में ऐसी फिल्म भी बनी जिसका नाम था राम तेरी गंगा मैली, लेकिन इन नामों पर भी कोई हंगामा नहीं हुआ, जबकि यह फिल्म 1985 में आई जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और यह फिल्म सुपरहिट फिल्म हुई। राज कपूर ने इस फिल्म को बनाया था और तब किसी ने यह आपत्ति जाहिर नहीं की कि राम तेरी गंगा मैली, ये जो टाइटल है, ये नहीं होना चाहिए। राजीव गांधी को इस नाम में कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन वो सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई इस पुस्तक से इतने चिंतित हो गए कि उन्होंने इसे बिना पढ़े ही इसके भारत में आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और इसका ऐलान भी उस समय के वित्त मंत्री शंकर राव चौहान से करवाया। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर वर्ष 1988 में इस पुस्तक के आयात पर प्रतिबंध लगाकर कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का ध्यान रखा, तो उसने उन फिल्मों, गानों और पुस्तकों को कैसे प्रकाशित और प्रसारित होने दिया जिनमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान खुलेआम हो रहा था। भारत एक हिंदू बहुल देश है जहां ओ माई गॉड और पीके जैसी फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं पर बहुत सारी टिप्पणी की गई जिन्हें क्रिएटिव फ्रीडम की संज्ञा दी जाती है, लेकिन सलमान रुश्दी की पुस्तक को इस्लाम विरोधी बताकर उन्हें कोई क्रिएटिव फ्रीडम नहीं दी गई, जबकि हकीकत यह है कि इस पुस्तक का विरोध करने वाले ज्यादातर लोगों ने इसे पढ़ा तक नहीं है। लेकिन अब यह पुस्तक भारत के बाजारों में आ चुकी है और आप चाहें तो इसे अपने आसपास किसी भी किताबों की दुकान से खरीद कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब यह पुस्तक भारत में आजाद है। लेखक सलमान रुश्दी का विवादित उपन्यास द सैटनिक वर्सेस 3 दशकों के बैन के बाद अब दिल्ली में बिक्री के लिए उपलब्ध है। पिछले महीने का दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने एक निवासी को इस किताब को प्राप्त करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने ये तब किया था, ये कहते हुए कि केंद्र सरकार अपनी ही एक नोटिफिकेशन जिसके द्वारा 1988 में उन्होंने इस किताब का इंपोर्ट और सेल बैन किया था, वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं कर पाई। कोर्ट ने कहा था कि अब उनके सामने कोई विकल्प नहीं है ये मान लेने के अलावा कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
इस ऑर्डर के बाद 36 साल के बैन के बाद सलमान रुश्दी की ये नॉवल द सैटेनिक वर्सेस अब दिल्ली बुक स्टोर में बिक्री के लिए उपलब्ध है। हमारा अगला विश्लेषण उन मंदिरों के बारे में है जो देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में आजकल हर रोज मिल रहे हैं। पिछले 48 घंटों में ही उत्तर प्रदेश में ऐसे 11 मंदिर मिलने का दावा किया गया है जो मुस्लिम बहुल इलाकों में पिछले बहुत सारे वर्षों से बंद पड़े थे। इनमें भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जो कब्रिस्तान या मुस्लिम परिवारों के मकानों के नीचे मिले हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इन मंदिरों के बारे में प्रशासन को पहले से जानकारी है, लेकिन अब हिंदू संगठनों के कुछ नेता खबरों में आने के लिए इन मंदिरों को ढूंढ ढूंढ कर इनके वीडियो बना रहे हैं और कुछ स्थानों पर प्रशासन ने इन दावों की पुष्टि भी की है। तो अब देखिए, एक नई दुकान चल पड़ी है। लोग मंदिरों को खोज खोज के ला रहे हैं, ऐसे मंदिर जिनके बारे में आसपास के लोगों को पहले से भी पता था, पर अब उन्हें एक नई खोज के तौर पर आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया में ये खबरें चलती हैं और बहुत सारे लोग जो हैं राजनीति की नई नई दुकानें इनके आसपास सजा रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही कुछ जगहों पर ऐसे मंदिर भी मिले जहां हिंदुओं के प्रवेश पर आपत्ति जताई जाती थी और हिंदू पक्ष का कहना है कि इन इलाकों में उन्हें मुस्लिम पक्ष इसलिए आने से रोक देता था क्योंकि यहां मंदिर बंद पड़े थे। तो अब यह मामला एक बड़ा रूप लेता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इन विवादों की आड़ लेकर खबरों में बने रहना चाहते हैं, हेडलाइंस में आना चाहते हैं और हमें लगता है कि यह संघर्ष और विवाद भारत के सद्भाव के लिए सही नहीं होगा। संभल मामले के बाद अब उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों पर प्राचीन मंदिरों के दावे किए जा रहे हैं। वैसा ही एक दावा राजधानी लखनऊ में किया गया है। हम इस वक्त महाराणा प्रताप चौराहे पर हैं जो विधानसभा से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बना है जिस कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में एक प्राचीन मंदिर है जो 18वीं सदी का बताया गया है कि ये वो जगह है। यहाँ शटर्स गिरे हैं और यहाँ पर है मौजूद वो मंदिर। आपको तस्वीर हम दिखाएंगे यहाँ से कि ये जो मंदिर है, यहाँ पर आइए हमारे साथ और इस तरफ आप दाखिल होते हैं। अब ये गुंबद की भी तस्वीर देखिए। इस गुंबद के ऊपर एक नेट लगा हुआ है, काफी जाला यहाँ पर है, उसके ऊपर एक नेट लगा गया। तो एक तरह से ऐसा लगता है देखकर कि एक मंदिर को कैद करने की कोशिश की गई है। जो दावा मंदिर पक्ष द्वारा किया गया है यहाँ पर, वो ये कहता है, वो ये कह रहा है कि एक तरह से मंदिर को ढकने का प्रयास किया गया, सिर्फ मंदिर की हिफाजत के लिए और मंदिर की बेतबी न हो। अवध के रहने वालों में से हैं बेटा, हम लोग इससे भी एक श्रद्धा रखते हैं और इससे भी एक ईमान रखते हैं कि ये भी मंदिर है और मंदिर की हिफाजत करना, और पुराना मंदिर है इसलिए हम इसकी हिफाजत यहाँ से लेके ऊपर तक हमने इस ऊपर भी नेट लगा हुआ है। डाली। हमें कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है और अच्छा है। हम तो इसमें और खुशी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि भाई हमारी मस्जिद गई, हम उसकी देखभाल करें। यहाँ पे मंदिर है तो हिंदू समाज के लोगों को इसकी देखभाल करनी चाहिए। यहाँ पर है मंदिर में मूर्तियाँ नहीं है और मूर्तियाँ स्थापित होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। मैं अतिक्रमण करने वालों से ही कहना चाहूँगा कि भाई अब वो अपने अतिक्रमण को हटा लें और पुलिस प्रशासन भी यहाँ है, उनसे भी मेरा निवेदन है। पूरा मंदिर था जो ये हमारा मंदिर पूरा गिर गया है। हिंदू का पलायन हुआ और पलायन के बाद मोहनगंज समाज यहाँ आ गए, लेकिन उनसे हमें कुछ नहीं, कोई भी हमें दिक्कत नहीं। लेकिन किसी भी धर्म का कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, वहाँ के रहने वालों को उनकी व्यवस्था करनी चाहिए।
कब्रिस्तान के अंदर, और कब्रिस्तान के अंदर भी एक पीर है और पीर के भी अंदर शिवलिंग मिला है। हमने अपनी टीम के साथ में वहां जाकर आज देखा, यही स्थिति थी। और जो हमारे शिवलिंग की स्थिति वहां पर थी, तो हमें बहुत दुख हुआ इस चीज को देखकर।